हेलो एवरीवन, ये इस लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 11 है जिसमें कि हम केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड टॉपिक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वीडियोज़ में अभी थोड़ा गैप हो जा रहा था बट आज से वीडियोज़ जो है वो कंटिन्यूस रहेंगी। अभी कुछ 2-3 टॉपिक्स ही हैं, उसके बाद केमिस्ट्री जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। इसमें अभी थर्मोडायनेमिक हम आगे पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद उसमें केमिकल बॉन्डिंग से जो क्वेश्चंस आए हैं हम वो करेंगे। और उसके बाद थर्ड टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स रिएक्शंस है उन्हें हमें देखना है, ठीक है। तो आज केमिकल काइनेटिक्स के बाद जो 3 टॉपिक्स है आपको 3 वीडियोस और मिलेंगी और उसके बाद हम फाइनली एमसीक्यूज़ का भी जो वीडियो है वो रेडी है। तो उसके बाद हम एमसीक्यूज़ जो है वो सारे सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आज जैसा कि मैंने बताया आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं रासायनिक बल गतिकी, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है जो कि आपको पढ़ना है। इसमें होता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये हमें पढ़ना है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, बढ़ाते हैं, घटाते हैं। तो ये जब हम केमिकल रिएक्शन वाला टॉपिक्स पढ़ते हैं, यानी कि अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें मैंने ये कवर किया हुआ, तो इस वीडियो में हम ये नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, ये सारे टॉपिक्स जो हैं इनसे क्वेश्चंस आते हैं और ये टॉपिक्स जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि व्हाट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं। केमिकल काइनेटिक्स ऑल्सो कॉल्ड reaction kinetics helps us to understand the rate of a reaction and how it is influenced by certain conditions। मतलब कि केमिकल काइनेटिक्स को हम रिएक्शन काइनेटिक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी मदद से हम क्या करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम समझते हैं कि मतलब रिएक्शन किस स्पीड से है जो वो आगे बढ़ रही है और इससे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कंडीशन है कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कंसनट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा। तो ये सारे कंडीशंस का केमिकल रिएक्शन में क्या इफेक्ट पड़ता है, ये भी हमें केमिकल काइनेटिक्स से जो है वो पता चलता है। It further helps to gather and analyze the information about the mechanism of the reaction and define the characteristics of chemical reaction। मतलब कि ये हमें फर्दर हेल्प करता है, आगे भी हेल्प करता है। गैदर मतलब होता है कलेक्ट करना और एनालाइज मतलब कि उसका विश्लेषण, उसके बारे में एनालिसिस करना। तो ये क्या करता है कि किसी भी जो रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म, मतलब वो रिएक्शन किस तरह से हो रही है, किस तरह से प्रोसीड हो रही है, तो इनका जो मैकेनिज्म है उसके बारे में इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना और उसके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में भी केमिकल काइनेटिक्स जो है वो हमें हेल्प करता है। एंड डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब भी कलेक्ट करने में हमें हेल्प करता है केमिकल काइनेटिक्स। तो इस वजह से केमिकल काइनेटिक्स का ये यूज़ है और इसलिए हम इसे पढ़ते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, अभिक्रिया वेग। सिमिलर टू एनी ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी। जैसे अगर आप इसे एकदम सीधी सादी लैंग्वेज में समझें तो जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी गाड़ी है, फॉर एग्जांपल कोई भी व्हीकल है, तो क्या करता है, एक उसकी स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है। इससे हमें क्या पता चलता है कि वो इतनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। तो सिमिलरली कोई भी रिएक्शन किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, किस स्पीड से जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। रिएक्टेंट को हिंदी में कहते हैं अभिक्रियक और जो प्रोडक्ट होता है उसे हिंदी में कहते हैं उत्पाद। तो किस तरीके से वो ये जो प्रोसेस है वो चल रही है, तो इसे ही आपको क्या करना है, इसे ही हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं कि दिस रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द हाउ फास्ट द प्रोडक्ट इज फॉर्मिंग एंड हाउ फास्ट द रिएक्टेंट आर गेटिंग कंज्यूम्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कि टाइम के साथ किस तरह से जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जो प्रोडक्ट है उसका कंसनट्रेशन बढ़ रहा है, कंसनट्रेशन मतलब सांद्रता, तो ये किस तरह से उसका जो कंसनट्रेशन है वो बढ़ रहा है और जो रिएक्टेंट है उसका कंसनट्रेशन कम हो रहा है। तो इसी यही जो रेट है, यही जो दर है, इसे हम रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब इसे हम मैथमेटिकली देखेंगे कि किस तरह से अगर आपको कोई रिएक्शन दी हुई है तो अगर आपको उसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो आप उसका रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से लिखेंगे। अब जैसे कि देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे आप ये एक्सप्रेशन देखिए, इंक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ पी, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो इसमें क्या होगा कि रिएक्टेंट कंज्यूम होंगे और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो क्या होता है कि प्रोडक्ट का कंसनट्रेशन इंक्रीज होगा और नीचे क्या लिखते हैं, टाइम टेकन, ठीक है।
कि कितना टाइम यहाँ मान लीजिए कोई भी टाइम आपने सेलेक्ट कर लिया, इसे आपने 0 दे दिया और 5 मिनट तक आपने रिएक्शन देगा फॉर एग्जांपल, तो इतना जो टाइम ड्यूरेशन उसे नीचे लिखा जाता है और ऊपर में क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन लिखते हैं। अब जो कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट है उनका कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होता है, तो इसलिए यहाँ पे डिक्रीज़ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव साइन किस लिए लगाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दी हुई है, ठीक है, ABCD करके यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है। तो आप देखिए अगर आपको इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना रहेगा तो आप किस तरह से लिखेंगी, जैसे ये दोनों रिएक्टेंट है तो आपको क्या करना है कि डेल A बाय डेल T, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये इसका फॉर्मूला, तो ये डेल का मतलब क्या होता है, चेंज इन रिएक्शन। जैसे कि ये फॉर एग्जांपल ये आपका टाइम स्पान है 5 मिनट, ये आपका शुरुआत है, जैसे अभी आपने रिएक्शन स्टार्ट की तो यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन क्या है, और उसके बाद 5 मिनट बाद जब आपने देखा कंसंट्रेशन कितना है तो ये आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है। आप उन दोनों को माइनस करेंगे तो उसी को बोलते हैं इंक्रीज इन कंसंट्रेशन और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। तो ये होता है डेल्टा ए, मतलब कि कंसंट्रेशन है, सांद्रता की कितनी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है, और नीचे में हम टोटल टाइम टेकन कि हमने कितना टाइम लिया है तो वो हम नीचे में लिखते हैं। और उसके आगे जो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है तो उसके आगे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होती है उसको आपको नीचे में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए सामने है तो यहाँ पे हमने नीचे लिखा हुआ है और सब में हम यहाँ पे नीचे ही लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप यहाँ पे ये समझिए कि यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्टेंट होते हैं वो क्या हो रहे हैं, वो कम हो रहे हैं, वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो इसलिए रिएक्टेंट का अगर हम लिख रहे हैं तो क्या होता है, वहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, और अगर हम प्रोडक्ट के लिए लिख रहे हैं तो क्या करते हैं, हम वहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव वो जो उनका कंसंट्रेशन वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके का आएगा, जैसे आपको यहाँ पे रिएक्शन दे दी हुई है और अगर आपको बोला गया है कि आप यहाँ पे रेट लिखिए, तो हो सकता है कि अगर आप इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आप ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन अच्छा आसानी से पहचान पाएंगे। तो इस तरह से आप किसी भी रिएक्शन को देखकर आपको उसका रेट लिखने आना चाहिए कि किस तरह से उसका रेट जो है वो लिखा जाता है। तो आप आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा, उसमें हम पढ़ने वाले हैं रेट रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं वेग व्यंजक एवं वेग स्थिरांक, ठीक है। तो अब देखिए ये जैसे कोई भी एक जनरल इक्वेशन आपको दी हुई है ABCD करके, तो इसका आप रेट इक्वेशन जो है वो किस तरह से लिखेंगे। इसमें करते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, कंसंट्रेशन के, और इनके पावर्स में है x एंड y, ठीक है। x एंड y यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए जो रेट होगा वो क्या होगा, अब जैसे आप कभी भी आपने फिजिक्स में भी देखा होगा प्रोपोर्शनल साइन को हम हटाते हैं तो अब हम यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड करते हैं तो k, तो यही क्या है, रेट कांस्टेंट। अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि जैसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे तो वहाँ पे क्या होता था कि हम डायरेक्टली यहाँ पे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया हुआ है A दिया हुआ है किसी भी बैलेंस्ड रिएक्शन में, हम उसको डायरेक्टली यहाँ पे ऊपर लिख देते थे, ठीक है, यहाँ पे x और y की जगह में। बट यहाँ पे क्या होता है कि x और y जो है वो इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। केमिकल काइनेटिक्स में क्या होता है कि जो ये रेट लॉ होता है, जब हम रेट लिखते हैं तो यहाँ पे जो x और y है वो हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं कि हम जैसे कि डिफरेंट रिएक्शन करवाते हैं, उसको डिफरेंट कंसंट्रेशन चेंज करके ये जो यहाँ x एंड y है ये एक्सपेरिमेंट द्वारा डिसाइड किया जाता है कि यहाँ पे नंबर्स होंगे वो क्या होंगे। तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अभी हम आगे इसे न्यूमेरिकल के थ्रू और अच्छी तरह से समझेंगे कि अगर आपको अभी यहाँ पे थोड़ा डाउट हो रहा होगा कि क्या एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे होता है, तो इसे हम अभी आगे और अच्छी तरह से समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब कि अभिक्रिया की कोटि। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ये रेट दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, सिंपली अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने बोला जाता है तो आपको ये जो पावर्स में दिया है x एंड y, इन दोनों को ऐड करके आप जो आंसर आएगा तो वही आपका ऑर्डर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे NO2 ये स्क्वायर है, NO2 स्क्वायर एंड O2 दिया हुआ है, ठीक है। आपको अगर इसका रेट निकालना है, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो क्या करेंगे, सिंपली ये जो 2+1 कर देंगे तो इसका क्या है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है ये। तो इस तरह से होता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कुछ नहीं करना है कि अगर आपको इस तरह का रेट दिया हुआ है तो आप सिर्फ x एंड y को क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी यहाँ पर आप देखिए, जैसे यहाँ पे आपको ये रेट दे दिया हुआ है और इसका रिएक्शन ऑर्डर पूछा गया है। तो अभी जैसा कि हमने पढ़ा, आपको सिंपली इनके जो पावर्स हैं उनको ऐड कर देना, तो यहाँ पे 3/2 जो है वो आपका आंसर जो है आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हम जितने भी ऑर्डर्स हैं, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, हम ये इनके बारे में पढ़ेंगे। मेनली आपको 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं, इनके यूनिट्स क्या होते हैं और इनका जो ग्राफ होता है वो किस तरीके का होता है, क्योंकि क्वेश्चन जनरली MCQ के फॉर्मेट में आपको यही आएगा।
इसका डेरिवेशन वगैरह तो पूछ नहीं सकता, इसलिए हम वीडियो में डेरिवेशन नहीं पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही हम इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले, zero order reaction has a constant rate that is independent of concentration of reactants. The rate law is simply K। मतलब कि हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे रिएक्शंस को बोलेंगे कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें कि जो रेट लॉ है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो रेट लॉ है, मतलब कि रेट है वो सिर्फ के है, यहाँ पे कोई भी कंसंट्रेशन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। इट मीन्स ये क्या है, ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब ये कैसे पता चलता है, इसे भी एक्सपेरिमेंट द्वारा ही जो है ये इसे करके देखा जाता है कि इतने कंसंट्रेशन पे रिएक्शन रेट पे क्या असर पड़ रहा है, इतने भी क्या पर फ़र्क पड़ रहा है। तो जब ऐसा रिएक्शन जहाँ पे कि हम देखेंगे कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ाने या घटाने में उस रिएक्शन के रेट पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा, तो वैसे रिएक्शन को हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो बोलेंगे। फॉर अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, मतलब वही चीज़ है कि अब ये कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो यानी कि हम उसे बढ़ाएं चाहे घटाएं, इससे स्पीड पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट देखिए, अ रिएक्शन इज़ अ ज़ीरो ऑर्डर इफ़ कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे जो आपको ग्राफ के बारे में बोला गया, इसका ग्राफ कैसे बनेगा कि जैसे ये है नीचे यहाँ पे कंसंट्रेशन और यहाँ पे रेट है, तो जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन क्यों बनेगी, क्योंकि आप यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ाए जा रहे हैं बट रेट ऑफ रिएक्शन क्या है वो कांस्टेंट है, कि मतलब यहाँ से ना वो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। तो इस तरह से ग्राफ होता है। अभी हम ग्राफ भी आगे इसके देखने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा मतलब कि ग्राफ जो है वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का है। तो ग्राफ भी अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अब इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, जिस तरह से ज़ीरो ऑर्डर था और उस तरह से यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी होता है। अब देखिए यहाँ पे कि के और यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है, इसका पावर सिर्फ 1 है, तो ये क्या हो जा रही है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जा रहा है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट, मतलब कि इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक ही रिएक्टेंट में मतलब कि एक ही रिएक्टेंट है, उनके कंसंट्रेशन पे जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो डिपेंड करता है। अदर रिएक्टेंट जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं बट उनका जो कंसंट्रेशन है वो ज़ीरो होगा या बहुत मिनिमम होगा। तो यहाँ पे आप यानी आपको ये ध्यान में रखना है कि जहाँ पे सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होता है और एक ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। इसलिए देखिए हम ये यूनिमोलिकुलर मतलब कि उसमें सिर्फ एक ही है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, वाइल अदर रिएक्टेंट्स कैन बी प्रेजेंट ईच विल बी ऑफ ज़ीरो ऑर्डर सिंस द कंसंट्रेशन ऑफ दिस रिएक्टेंट्स डू नॉट अफेक्ट द रेट, मतलब कि अदर रिएक्टेंट जो है वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं बट उनका जो ऑर्डर है वो ज़ीरो ऑर्डर होना चाहिए, और ये जो भी अदर रिएक्टेंट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे ज़ीरो ऑर्डर में हमने पढ़ा कि उसमें तो रिएक्शन का मतलब कि कंसंट्रेशन का कोई लेना देना ही नहीं, उसमें क्या है, कंसंट्रेशन कोई अफेक्ट ही नहीं करता बिल्कुल भी रेट ऑफ रिएक्शन को। तो मतलब कि एक से ज़्यादा रिएक्टेंट जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं बट उनको ज़ीरो ऑर्डर का होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर ज़ीरो ऑर्डर के होंगे तभी जाके क्या होगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो होगी। अब यहाँ पर हम एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ये न्यूमेरिकल। ये हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं, ताकि अभी तक हमने जो पढ़ा वो आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो। जैसे अभी हम बार बार बोल रहे हैं कि हम केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या करते थे, डायरेक्ट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम पावर में लगा देते थे, बट यहाँ पे हम हर कुछ क्या करते हैं कि ये जो भी हम पावर में लगा रहे हैं उसे हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं, बार बार इसका कंसंट्रेशन इंटरचेंज कर रहे हैं, यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन में क्या असर पड़ रहा है, फिर उसके थ्रू ही हम क्या करते हैं, रेट लॉ जो है वो यूज़ करके हम रेट लिखते हैं। तो ठीक है, ये किस तरह से करते हैं, अगर हम ये न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तभी आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। आपको एग्जाम में इतना लेंदी न्यूमेरिकल नहीं आएगा बट इससे आपको क्या हो जाएगा, एक क्लैरिटी आ जाएगी आपके दिमाग में कि किस तरह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केमिकल काइनेटिक्स में हम लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जैसे A है वो 0.3 है, जब इसे हम डबल करते हैं 0.6 करते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 4 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ हो जा रहा है। अगर हम इसे 0.3 ही रखते हैं और इसे डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। तो इसे ही हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बाद ही हम जो एक्सप्रेशन है रेट लॉ का वो हम निकालते हैं। तो यहाँ आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं जिसे हम 1 बाय 1 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो इससे आपको क्या होगा कि और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे कैसे कैसे ये एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। अब इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए जैसे आपको यहाँ पे 4 दिया हुआ है,
अगर आपको कहीं भी ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट दिया है तो आप पहली बात की रेट लॉ आप किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे आपको ऑर्डर भी पूछा गया है। तो जैसे आप अगर पहला रिएक्शन देखें तो क्या होगा कि आपको करना है 0.3, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे 0.3 और इसके पावर में है ये x एंड इसके पावर में है यहाँ पे y इक्वल्स टू पे यहाँ पे जो ये रेट दिया हुआ है 0.096, ठीक है। ये आपका एक्सप्रेशन है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है कि x एंड y की वैल्यू आपको पता नहीं है। अगर आपको x एंड y की वैल्यू पता होती तो आप क्या करते, x प्लस वाई करके आप इसका ऑर्डर बता देते कि ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या पता है, x एंड y पता नहीं है। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही हम x एंड y की वैल्यू पता करेंगे। उसके बाद 1 बाय 1 जो है ये सॉल्व होगा। तो आइए देखते हैं ये किस तरह से किया जाता है। जैसे अभी मैंने आपको रेट लिखने बताया तो उस तरह से हमने क्या किया कि चारों जो डाटाज दिए हैं उनका हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे आप सिंपल मैथमेटिक्स आपको यूज़ करना है कि जैसे यहाँ पे 4 रिएक्शंस आपके पास हो गए, आप क्या करेंगे एक दूसरे से उसको डिवाइड करके आप जो x एंड y की वैल्यू जो है वो निकालेंगे। जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड किया, तो इससे क्या हो जा रहा है कि आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दोनों का बेस जो है आप 2 आप ले आए, इनके जो पावर में दिया होगा वो हो जाएगी x की वैल्यू। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन को हम फर्स्ट से, या फिर अगर आपको 4 इक्वेशन दी हुई है तो आप इससे क्या कर सकते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स का यूज़ करके आप x एंड y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे हमने थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड किया तो इससे हमें क्या कर लिया, y का वैल्यू भी निकल गया। तो अब x एंड y की वैल्यू निकल गई, इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ पे पूछा गया है कि कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a एंड b। यहाँ पे क्या है, फाइनल ऑर्डर नहीं पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है विथ रिस्पेक्ट टू a एंड b, ठीक है। तो अगर विथ रिस्पेक्ट टू a एंड b हो गया तो आप बता देंगे कि विथ रिस्पेक्ट टू a यहाँ पे 2 हो जा रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू b यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। अगर ओवरऑल ऑर्डर पूछता तो 2 + 1 कर देते, मतलब x + y कर देते, तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको विथ रिस्पेक्ट टू a एंड b पूछा तो आप यहाँ पे 2 और 1 बता दीजिए। यहाँ पे x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू 1 आई है। अब इसके बाद पूछा गया है रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे होगा कि आप सिंपली यहाँ पे 2 एंड 1 जो वैल्यू आई है उसे डायरेक्टली रख दीजिए कि k, और यहाँ पे a की पावर में हो जाएगा 2 और b की पावर में हो जाएगा 1। तो इस तरह से रेट लॉ एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे मेनली आपको x एंड y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी थी। अब इसके बाद नेक्स्ट है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट आप कैसे निकालेंगे, आपको रेट की वैल्यू पता है, आपको a एंड b का जो कंसंट्रेशन वो भी पता है। आप क्या करेंगे, इनको यहाँ पे नीचे शिफ्ट कर देंगे, तो इस तरह से आप डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं। तो जैसे आप कोई भी ले लीजिए, आप फर्स्ट इक्वेशन ही ले लीजिए, तो आप क्या करेंगे 0.96 के नीचे ये सारा कुछ शिफ्ट कर देंगे, x एंड y की वैल्यू भी आपको पता है। तो इस तरह से आपने क्या कर लिया, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली। अब उसके बाद लास्ट में आपको पूछा गया है रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए एंड सी। रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए एंड सी, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि आपको जैसे जो भी आपका ये इक्वेशन है, तो जैसे यहाँ पे ए माइनस साइन क्यों लगा, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, और यहाँ पे प्लस साइन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये प्रोडक्ट है। रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है वो डिक्रीज होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव है, और ये प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने पॉजिटिव साइन लगाया है। तो इस तरह से ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है हम इसके न्यूमेरिकल्स इस तरह से करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, आप इस अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको सॉल्व करना होगा तो आपको ये PDF जल्दी ही मिल जाएगा, और अदरवाइज़ आप वीडियो को पॉज करके भी आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन देखते हैं कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज अ सेकेंड ऑर्डर इन ओनली 1 रिएक्टेंट और फर्स्ट ऑर्डर इन 2 रिएक्टेंट। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो आपका रेट लॉ होगा, या तो आपका जो एक रिएक्टेंट है वो सेकेंड ऑर्डर हो, ठीक है, या तो आपको ऐसे रहे, या फिर आपके अगर 2 रिएक्टेंट पे अगर वो डिपेंड करे तो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे अगर आपके पास A एंड B दोनों हैं तो दोनों का जो ऑर्डर है वो 1 1 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपने पढ़ा है कि जैसे आप जब भी आपके पास ये रेट होता है तो आपको क्या करना रहता है, उसके जो एक्सपोनेंट्स है, मतलब उसके जो पावर्स हैं उनको आपको ऐड करना है। तो सबका एडिशन क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो 2 आना चाहिए, तो या तो दोनों का 1 1 हो, या फिर इसका 0 हो और इसका 2 हो। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 पॉसिबिलिटी है कि या तो रिएक्शन का जो अगर एक ही रिएक्टेंट है तो उसका ऑर्डर 2 हो, या तो अगर 2 रिएक्टेंट है तो दोनों का 1 1 हो, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं।
अब यहाँ पे आप ये चार्ट वाइज देखिए कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर के का जो एक्सप्रेशन होता है, उसके यूनिट्स, ये सारे कुछ इसमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पे यूनिट से क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो आपको इन तीनों के जो यूनिट्स हैं वो आपको याद रखना है। जब मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व कराया था तो मैंने बताया भी था कि यूनिट्स जो है वो हम किस तरह से निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो ज़ीरो ऑर्डर होता है उनका जो रेट लॉ है उसमें क्या होता है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन का कोई रोल ही नहीं, क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब कि अगर हम उनका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उनके रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए dA/dt, यहाँ पे क्या होता है सिर्फ एक, मतलब एक ही रिएक्टेंट जो है उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और अगर सेकेंड ऑर्डर है तो यहाँ पे क्या हो जाता है पावर 2। ये इसमें दो पॉसिबिलिटी है, या तो अगर दो रिएक्टेंट है तो दोनों फर्स्ट ऑर्डर होने चाहिए, और अगर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है तो वो सेकेंड ऑर्डर का होना चाहिए। तो इस तरह से ज़ीरो, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर होते हैं। यहाँ पर मेनली आप ये जो रेट लॉ है ये आपको याद रखना है और इसके यूनिट्स याद रखने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट हम इसके ग्राफ भी देखेंगे। अब देखिए ये ग्राफ है कंसंट्रेशन वर्सेस रेट टाइम। जो ज़ीरो ऑर्डर होता है वो कंसंट्रेशन पे बिल्कुल डिपेंड ही नहीं करता। तो इस वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, बट रेट ऑफ रिएक्शन क्या कांस्टेंट है, ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है। अब उसके बाद देखिए जो फर्स्ट ऑर्डर होता है उसमें क्या है, यहाँ पे पावर 1 है, मतलब कि यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ किस तरह से बनता है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन होती है। मतलब कि जिस तरह से अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या है उसी तरह से बढ़ेगा, कि मतलब कि जितना कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा। अब उसके बाद सेकेंड ऑर्डर इसमें क्या होती है, पावर 2 होती है, मतलब कि x² का ग्राफ कैसे बनता है, ये भी ईजी है कि इसका ग्राफ जो है वो इस तरह से बनता है। तो तीनों का ग्राफ भी जो है वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कैटलिस्ट क्या होता है, substance that changes speed of chemical reaction without undergoing a permanent chemical change। मतलब कि कैटलिस्ट क्या होता है, मैंने कई बार बताया भी है पहले भी कि कैटलिस्ट जो होता है वो किसी भी रिएक्शन में अगर हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता। जैसे अगर कोई रिएक्शन हो रही है, हम उसमें कैटलिस्ट ऐड कर रहे हैं, तो वो एक अल्टरनेट जो शॉर्टकट, अगर आप उसे एकदम कॉमन लैंग्वेज में समझें तो एक शॉर्टकट पथ प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो रिएक्शन जल्दी से जल्दी कम समय में कंप्लीट हो जाए। ये उसमें क्या करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता कि वो भी उसमें रिएक्ट हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, इस तरह से नहीं होता है। जो कैटलिस्ट हम ऐड करते हैं उसका काम होता है सिर्फ स्पीड को इंक्रीज़ करना, उसमें कोई भी केमिकल चेंज जो होता है वो नहीं होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पूछा गया था, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे बाकी भी जो ऑर्डर होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, उसके भी दिए हुए हैं। जब हम प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे थे तो मैंने ये बताया भी था कि किस तरह से आप इसका यूनिट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।